स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 16 है ना। आज 16वां लेक्चर है। आज अपन पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने पढ़ रहे थे यहाँ पे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला अपना क्या आया था, के क्यू अपॉन आर। आर क्या था, किसी भी पॉइंट की जो दूरी होगी चार्ज से, है ना, तो वो डिस्टेंस हमें चाहिए। और यहाँ चार्ज कौन सा फॉर्मूले में क्यू क्या है, जिस चार्ज से पोटेंशियल हमें चेक करना है। ठीक, के क्यू अपॉन आर हमें याद रखना है, बहुत जरूरी ये फॉर्मूला है। अब हमने कहा इसी चार्ज को एक पूरी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम लोग ने पढ़ा था ना कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था कितना बड़ा चार्ज हो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। और सारे प्रोटॉन छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब हर पॉइंट पर जितनी चार्ज होंगी उसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक, उसको कैसे हम लोग ने बोला था, हम लोगों ने बोला ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से इसको पता किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक रिंग को काटोगे तो उसको स्ट्रेट करोगे तो एक आपको वायर ही मिलेगा, है ना, जिसकी लेंथ क्या होगी, सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, जिसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, है ना। आर क्या है, इसका रेडियस। यहाँ पर रेडियस कितना लिया गया है, ए लिया गया, तो 2 पाई ए कर देते हैं, है ना। तो अभी करके दिखा देते हैं। देखो, इसको हमने एक रिंग बना दिया। अभी रिंग को ओपन करेंगे तो एक वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस वायर की लेंथ कितनी होगी, जितना इसका सर्कमफरेंस हुआ होगा। सर्कमफरेंस क्या होता है बेटा, ये जो सर्कल है इसकी जो लंबाई होती है इसे सर्कमफरेंस कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है ये हो गया इसका सर्कमफरेंस। और सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई इनटू उसका रेडियस। रेडियस कितना लिया है इस बार, ए। समझ में आया। तो ये हो गई लेंथ। लेंथ क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ कौन सी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसमें टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ कर दोगे तो सारी आपकी पूरे चार्ज की डेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर कितनी डेंसिटी है चार्ज की वो पता चल जाएगी। इसकी भी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सर डेंसिटी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होती है, डेंसिटी remains constant irrespective of length, irrespective of length। तो अगर मैंने और dl लेंथ, मैंने क्या बोला, dl लेंथ पर मैंने मान लिया चार्ज कितना है, चार्ज कितना मान लिया है, चार्ज मैंने मान लिया dl लेंथ पे dq। अब मुझे dq निकालने में ये लैम्डा बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि डेंसिटी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब मैं लिख सकता हूं कि dq अपॉन dl भी लैम्डा के बराबर होगा। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनटू एल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ही जो छोटी छोटी बातें होती हैं इसकी वजह से ही हम लोग को समझ में आता है। तो अगर मैं कहता हूं मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, मुझे सर ने सिर्फ इतना पढ़ाया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, इतना याद है बस तुम्हें। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये टोटल चार्ज और सिर्फ टोटल पोटेंशियल V होगा। अगर छोटा चार्ज होगा तो पोटेंशियल भी छोटा होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये जो चार्ज है यहाँ पर कितना रेड स्पॉट है, इस पर कितना, इसकी लेंथ कितनी है dl और इस पे चार्ज कितना है dq। इसकी दूरी पॉइंट P से कितनी होगी, देखो ये r, आपको ये पाइथागोरस का यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है क्या, हमने ये रेडियस ले लिया और सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर, मतलब अगर एक सर्कल इस तरीके से बना दें, इसका सेंटर है, तो ये जो पेन है ये वही वाली लाइन है जो ये एक्स वाली लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर किसकी होगी, अगर यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो देखो ये पेन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब इसके टिप पर वो पॉइंट P होगा जो उस फिगर में दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया 90। अच्छा इसमें मुझे बताओ, ये दो रेखाएं जो दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन बनेगी वही होगी हाइपोटेन्यूज, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी कि नहीं होगी। तो देखो सबसे बड़ी साइड है कि नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस लग सकता है। तो r इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ अंडर रूट, अगर यहाँ एक एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने क्या होता है a स्क्वायर प्लस, क्या भाई ठीक है क्या। इसका मतलब है सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है, सर्कल की परिभाषा ये होती है, रिंग एक सर्कल होता है, पहली बात ये याद रखो। तो सर्कल की परिभाषा होती है जितने भी पॉइंट होते हैं सब केंद्र से यानी कि सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, और मेरी बात सुनो ध्यान से। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने r और यहाँ ले लिया मैंने s, तो जितनी दूरी s की होगी सेंटर से उतनी ही दूरी r की होगी कि नहीं होगी। गलत कह रहा हूँ क्या कुछ, ठीक है ना बॉस। ठीक, ये अगर a है तो ये भी a होगा। फिर सुना ध्यान से,
तो मैंने कहा कि अगर इस पेन को वापस से मैं सेंटर पे रख दूं और इसकी लेंथ कितनी है, x के बराबर है, इसका टिप क्या पॉइंट P पर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका मतलब अगर मैं S से इसको जोड़ूं तो ये उतनी ही दूरी पे पाया जाएगा जितनी दूरी पर R से, क्योंकि R और S, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, कि सेंटर से बराबर दूरी पर थे, बराबर दूरी पे थे कि नहीं थे, तो नहीं आता तो प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से ये सबसे बड़ी भुजा होगी कि नहीं होगी, और फिर से ये ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर से पाइथागोरस का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब मैं बोलता हूं, अगर अब मैं बोल देता हूं ये दूरी हो गई आपकी R2 और ये पहली वाली हो गई R1, तो R1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, ठीक, फिर से निकालते हैं। अब ये मैंने मान लिया कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि ये कितनी दूरी पर है, ये बिंदु P है, PS निकाल रहे हैं, तो PS वाले केस में क्या हो जाएगा, फिर से ये लेंथ x है और ये दूरी a है, तो फिर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया कि नहीं आया। मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने ये प्रूफ कर दिया भाई लोग कि जो डिस्टेंस है वो देखो, जितने भी पॉइंट रिंग पर लाई करते हैं सबकी दूरी P से बराबर है, सबकी दूरी क्या है, ये बहुत जरूरी है प्रूफ करना। इसका मतलब जितना एंगल इस वाले पॉइंट ने बनाया होगा उतना ही एंगल ये वाला पॉइंट भी बनाएगा, उतना ही एंगल यहां से अगर एक लाइन खींचूंगा, अब क्योंकि ये 2D है तो ये इमेजिन करना मुश्किल है, इसके ऊपर से लाइन भी दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपने कभी भी बर्थडे वाली जो कैप है उसी प्रकार का कुछ शेप बन रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नीचे वाला जो कैप का हिस्सा होता है सर्कुलर वो ये है, और पॉइंट जो उसके टोपी के एकदम ऊपर जो चुकीला होता है वो पॉइंट ये है, और बाकी जो बीच में आ रहा है पेपर वो क्या है, ये सारी लाइनें जोड़ोगे तो उसी प्रकार का एक बनेगा। समझ में आया, ये कोनिकल शेप बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे पॉइंट बराबर दूरी पर है, ठीक, इतना आ गया। अब मैं ये कहता हूं कि सिर्फ छोटे चार्ज, मतलब जितना चार्ज यहाँ है मैंने कहा उतना ही चार्ज यहाँ, मैंने बस ये कंडीशन रखी कि जितने भी पीसेस मैं काटूंगा इस रिंग के सब बराबर होंगे, सब पर चार्ज भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे मुझे पता, डेंसिटी से मुझे पता है ना, कि सब जगह अगर मैंने बराबर लेंथ लंबाई काटी तो जितना इतनी लंबाई में चार्ज था उतना ही यहाँ पर भी होगा, तो हर जगह चार्ज भी बराबर होगा। और मैं सबके कारण पोटेंशियल अगर मिल जाए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से किसी एक कॉमन पॉइंट पर आप अलग अलग चार्जेस, क्योंकि मैंने कहा अगर टुकड़े कर दूंगा तो सारे अलग अलग हो जाएंगे, उनके वजह से बराबर दूरी पर अगर वो रखे हुए हैं तो उनके वजह से पोटेंशियल जो भी होगा उनको जोड़ करके आप टोटल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब सुनना ध्यान से। अब इसका मतलब है इसी चीज जितना समझ गए तो अब कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा कि पोटेंशियल ड्यू टू जो आपका dq है, ठीक है, तो मैंने कहा छोटा चार्ज है छोटा पोटेंशियल होगा, ठीक है, मैंने बोला पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज dq क्या हो जाएगा, dv, फॉर्मूला क्या है, k q अपॉन, गलत है क्या, नहीं, हर बार क्या होगा, हर बार dv आएगा और जोड़ते जाएंगे तो इंटीग्रेशन से अच्छा कुछ होता नहीं जोड़ने के लिए, तो क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और इधर क्या आ जाएगा k बाहर ले लो, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम है dq के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, dq तो है ही नहीं, यहाँ देखो अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है, वहां dq आ रहा है, तो dq के लिए अपने पास है जुगाड़ लैम्डा dl, तो कर सकते हैं ना। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, तो क्या आएगा बताइए, टोटल चार्ज, और कब तक करेंगे, 0 से लेकर के कहां तक करेंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस तक करेंगे ना, कर डालिए। तो अगर हम चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि बिकॉज डिस्टेंस फॉर ऑल द चार्ज, जितने चार्ज हैं सबके लिए हमारी दूरी क्या है, बराबर है, तो हम इसको कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होगा बेटा, 0 से q, है ना, तो हो गया कि नहीं हो गया, इससे भी सॉल्व हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, k q, अब नीचे r को मिटा करके मैं लिख दूंगा, बताओ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 बाई, लो भाई यही मैंने बनाया, गलत किया कुछ, ठीक है ना, तो ये हो गया, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ठीक है। स्पीड में करिए, बहुत आसान था ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या फिर सेल,
देखिए ध्यान से, मैंने कितनी बार सिखाया कंडक्टिंग स्फीयर क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि सॉलिड होता है ये, अंदर से खोखला नहीं होता है, लेकिन कंडक्टिंग शब्द का मतलब होता है सारे चार्ज उसके सरफेस पर लाई करते हैं। समझ में आया? और शेल क्या होता है? फिर से वही कैनवस की बॉल जो अंदर से खोखली होती है लेकिन होती है स्फेरिकल शेप की। उसमें भी क्या होता है, सारे चार्जेस सरफेस पर ही होते हैं, सतह पर ही सारे चार्ज पाए जाते हैं। ठीक, तो पहले केस में कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई भी बिंदु अगर हमारे सेंटर से इतनी दूरी पर है कि वो रेडियस से ज्यादा दूरी पर पाया गया, मतलब स्फीयर के बाहर, स्फीयर के बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर चार्ज होगा, इस पे हम चार्ज मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला हमें पता ही है, Q/R। समझ में आया? तो अपन क्या कर लेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे फटाफट। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, KQ/R कर लीजिए। लेकिन अगर हमें नहीं आता है, हम पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी हैं, दैट इज V इज इक्वल टू क्या होता, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, dr भी आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो वहां पर आप E डॉट dr करेंगे, थीटा कितना आ जाएगा, 0। थीटा कितना आ जाएगा, 0। नहीं बच रहा, बताएं कैसे होगा? देखो, जब अपन, अगर हम बात करें, ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आज क्लियर कर ही देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr करोगे, अगर ईमानदारी से करोगे तो देखना क्या सिस्टम, दिक्कत कहाँ। तो हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक हमने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए और यहाँ पर रख दिया, है ना, इस तरफ लेकर गया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, गलत है क्या? हाँ, अरे डायरेक्शन तो वही होगी ना, मोशन इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेस उधर ही हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा इधर होगी कि गलत कह रहे हैं? सही है ना? एंगल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा? तो जब भी E डॉट dr करेंगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें जीरो चाहिए, तो एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस साइन का मतलब क्या है, dr वेक्टर पलट जाएगा, dr वेक्टर क्या हो जाएगा, फिगर जो बना हुआ है उसमें इसी तरीके से किताबों में लिखा रहता है, बताता कोई नहीं है, इतनी छोटी सी बात है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? निगेटिव वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, माइनस साइन डाल देते हैं, तब भी आंसर निगेटिव आना था, ऐसे भी आंसर निगेटिव आना। समझ में आया कि नहीं आया? और ये निगेटिव साइन मतलब क्या, रिपल्शन हो रहा है, वर्क किया जा रहा है किसी और, किसी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट ही तो वर्क करके लेकर के आते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही तो अगेंस्ट हम काम करके लेकर के किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ये तो चाहता है दूर जाए ना उससे, लेकिन फिर भी ले आके हम किसी कंफिगरेशन, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये सेपरेशन क्या हो गई, आर हो गई, इतना तो घट गया है। तो ई डॉट dr वाले से भी तो किया सकता है, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी इन्फिनिटी से लेकर के आए थे कहां तक, है ना, वो आर कौन सी दूरी है, जो पॉइंट पी की दूरी है हमारे सेंटर से। गलत है कुछ? यहाँ तक कर लेंगे तो सरो सोल क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड, के एक फॉर्मूला होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है पीछे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंफिनिटी से r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर एट पॉइंट P व्हिच इज लाइंग आउटसाइड द रेडियस, या स्फीयर के बाहर पाया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। k क्या होता है, यहाँ देखो k टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर मैंने कितना मान लिया, q अपॉन दूरी कितनी है, r²। यहाँ क्या है भैया, dr। अब ये डॉट हम हटा रहे हैं क्योंकि हमने इसको डॉट डॉट कर लिया, हमको अच्छे से पता है कि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, cos 0 तो 1 ही होता है, ठीक है ना भैया। E आउटसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में, पढ़ लीजिएगा, ये कर लोगे। अब तो KQ बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस KQ इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r, ये हो जाएगा r की पावर -2 dr। देखो ये माइनस साइन का लोचा खत्म होने वाला है, हटा दें इसको, देखिए माइनस KQ, ये करना सिखाया था ना, कौन सा फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है, x की पावर n dx, क्या सिखाया था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस कांस्टेंट आप चाहो लिखो तो नहीं लिखो, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, -2 + 1 करेंगे क्या आएगा, -1, है ना, और डिनोमिनेटर में -2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब इस -1 को बाहर ले आकर के बैलेंस कर लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, इसको भी हटा देता हूँ, और अब सिर्फ लगेगी इस पे लिमिट इंफिनिटी से r, ठीक है बेटा। अब हो जाएगा KQ, और देखो ध्यान से, r की पावर माइनस मतलब 1/r कर दो, ठीक, तो ये 1/r
ठीक, और लिमिट इंफिनिटी से आर। ठीक, तो पहले हम फाइनल लिमिट पुट करते हैं जो कि ऊपर वाली लिमिट होती है, फिर माइनस साइन लगा करके फिर इनिशियल लिमिट पुट करते हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू k q, ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया k q अपॉन, इसको जो लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r। हम एक ही बार ड्राइव करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। इस बार समझ में आ गया ना अच्छे से, ये बस मैंने आपको एक बार तरीका पूरा समझा दिया। अब अगले में हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, आगे बढ़ जाएं। होमवर्क लेकिन रहेगा कि आप लोग इस तरीके से करके दिखाइए। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग के पास दूसरा हेडिंग है, अगर सेम स्फीयर हो उसी के सरफेस पर अगर हमने क्या रख दिया, पॉइंट पी को रख दिया, इसका मतलब है कि जो स्मॉल आर जो कि दूरी रिप्रेजेंट करता है किसी बिंदु की, उसकी वैल्यू रेडियस के ही बराबर हो जाए, मतलब त्रिज्या के ही बराबर अगर हो गई तब क्या होगा। तो पूरे बॉडी पर चार्ज कितना है भैया, आप कहोगे सर सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है उसकी क्यू। तो फिर से डिराइव करना चाहो तो कर लो, है ना। पूरा डिराइव हम नहीं करेंगे, हम बस लिख के दिखा देंगे कि इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं। अब यहाँ कैपिटल आर लिख दो सर, क्योंकि हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं बिंदु को इस स्फीयर की सतह पर रख दिया, यानी कि उसके सरफेस पर रख दिया, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा आर के बराबर, और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, है ना। अब डॉट डॉट करते करते थक गए, पता है कि इनके बीच में एंगल 0 होता है, ईडीआर लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ माइनस साइन रहेगा इंफिनिटी से आर ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ जो आर होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, पूरा प्रोसेस रटा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है और आपका टोटल चार्ज क्यू था, इंफिनिटी से आर था, यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू dr। पूरा सॉल्व कर दिया अब तो हमने, अब तो कर ही लोगे, अभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आप आगे कंटिन्यूएशन में कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा k q, चार्ज बदलेगा थोड़े ना, पहले स्मॉल q यूज कर लिया तो स्मॉल q ही चलेगा पूरा, है ना। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पिछले वाले में स्मॉल q ही यूज किया ना मैंने, देख लेना बस। हाँ ठीक है कर लोगे ना, यहाँ से ये भी कर दें, सेम प्रोसेस बेटा। फिर से ये r ऊपर जाएगा, r के पावर -2 हो जाएगा, फिर से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला कहाँ यूज किया है, ये जैसे हमने यहाँ किया था इंटीग्रेशन, -2 था, अभी कैपिटल R की पावर -2 हो जाएगा, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 आएगा, और नीचे भी -2 + 1 -1 आएगा, तो उससे हमने यहाँ वाला माइनस बैलेंस किया था, वैसे ही वहां पे भी फिर से करेंगे, ठीक। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक। ये हो गया आपका एट द सरफेस। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सर आर की वैल्यू का अंतर, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनसाइड द सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखो ठीक, इनसाइड द सरफेस वाला केस क्या होता है, अगर हमने कहा कि मेरा जो पॉइंट है वो रेडियस से भी छोटी दूरी पर है, ये स्मॉल आर, ठीक है, और रेडियस आपका क्या है कैपिटल आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब हम स्फीयर के अंदर चले गए, ठीक। और अब चार्ज आप कहोगे सर चार्ज तो यहाँ है, तो क्या पोटेंशियल आप सीधे कह दोगे पोटेंशियल 0, कैसे, क्योंकि आपने रटा हुआ है, क्या रटा हुआ पता है, आपने रटा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, तो आप पोटेंशियल को भी 0 कर दोगे, ये सबसे बड़ी गलती होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो भैया अगर हम फॉर्मूला देखें, तो अगर फॉर्मूले के साथ समझने की कोशिश करें तो dv = -e डॉट dr, ठीक, मैंने dv किया, इंटीग्रेशन हटा दिया, इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे कैपिटल v आता है, अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे तो स्मॉल dv आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है विद माइनस साइन। समझ में आ रहा है, इसका मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड अगर मॉड लगा दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो व्हाट इज दिस, क्या भैया, अगर मैंने कहा कि सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो डिफरेंशिएशन के नियम के तहत हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
v विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जो चेंज हो रही है किस रेट से चेंज हो रही है, जब आपकी और जो चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है। समझ में आया ना? तो ये किसी एक रेट को रिप्रेजेंट करता है। और हमने दिखाया हुआ है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे यहाँ 2 लिखा है और dx कर दोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, इसके पहले फिर से समझो कि क्या P पर जो पोटेंशियल था जब रेडियस के बराबर की दूरी पर रख दिया बिंदु को, वो और जब हमने कहा कि P की वैल्यू जो दूरी है वो रेडियस ज्यादा है, क्या दोनों का सेम था? नहीं ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल हर जगह बदल रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पर रख दिया P को, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसका मतलब फिर से पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जीरो नहीं हो रही, माफ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई। लेकिन हम जब इसको ऐसे चेंज करते 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 जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, इस सतह के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो दिखने लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कारण क्या है पता है? कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही आपके बाकी सारी जगह पर, मतलब जब आप स्फीयर के अंदर होते हैं वहां पर वो सेम रहती है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू को ऑक्युपाई कर लेगा, उसके बाद फिर उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और कितनी वैल्यू होती है? तो इसका मतलब है इट मींस, ध्यान लिख लीजिए, if E is equal to 0 then V will be क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू कौन सी होगी? लास्ट जो होगी V इनसाइड, लास्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास आई थी? सरफेस की जो नोन वैल्यू है, उसके बाद से वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, इसीलिए जैसे ही हम सरफेस के अंदर जाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। समझ में आया? dV by dr is equal to 0 means E is equal to 0, ठीक है, and V is क्या है? V एक कांस्टेंट वैल्यू को ऑक्युपाई कर चुका है, अभी ऐसा हो रहा, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं स्फीयर की जो कि नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हमने पढ़ाया था ना इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सब कुछ पढ़ा हुआ है, रिपीट हो रहा है। अब ये वाली चीज तो सेम टू सेम रहेगी, क्या KQ अपॉन R, कैसे? अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता आउटसाइड वाले केस में, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में पूरी बॉडी में हर जगह पर चार्ज पाया जाता है, मतलब अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हमारा पॉइंट बाहर लाई करता है तो उसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी? R, और ये पूरी बॉडी एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट की जाएगी, और इस पे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज हमने इस पे कितना मान रखा है? Q मान रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से जब करेंगे तो KQ अपॉन R ही इसका आंसर आएगा। जब हम सरफेस पे रख देंगे तो सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है, जब हम सरफेस वाली बात करते हैं तो फिर से बना लो, तो चार्ज क्या है? पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी और बाहर भी है, तो पोटेंशियल जो लगेगा वो सारे चार्जेस की वजह से लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सारे योगदान दे रहे हैं तो सबकी वैल्यू जुड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? यहाँ कैपिटल R, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर से? V is equal to KQ अपॉन कैपिटल R। बस खेल कहाँ हो जाएगा? इनसाइड वाले में, इनसाइड वाली प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखो इनसाइड द स्फीयर वाला केस अच्छे से पढ़ो, इसको आराम से ही पढ़ेंगे। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका पॉइंट, सुनना ध्यान से, सुनना आराम से सुनना, कोई दिक्कत। इसकी दूरी कितनी हो गई? इसकी दूरी कितनी हो गई? कैपिटल, ठीक है भैया। कैपिटल क्या है? रेडियस है, स्मॉलर क्या है? जो पॉइंट की लोकेशन है,
अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक इमेजिनरी आपका स्फीयर आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो इमेजिनरी स्फीयर होगा जिसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर होगा या नहीं होगा। करने को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जितने चार्ज इसके अंदर लाई करेंगे, सुनो ध्यान से, उसके लिए ये सरफेस हो गया, इमेजिनरी सरफेस हो गया, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर कर सकते हैं, है ना। सुनो ध्यान से, पूरा सुनो। फिर जो बाहर होंगे ये वाले जो चार्ज, यहाँ गलती हो जाती है इसलिए बता रहा हूँ, रिपीट भी कर देते हैं हम लोग दो बार, क्यों इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। या तो इतना स्मार्ट हो कि इतने पोर्शन का चार्ज आप निकालना जानते हो, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो उसका इफेक्ट अलग सॉल्व कर लो, इसका इफेक्ट अलग सॉल्व कर लो, है ना। या तो हम पूरे का सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करें, ठीक, लिमिट के हिसाब से करें, ठीक। तो अब एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब हम सरफेस से अंदर जाते हैं तो सरफेस वाला ही चार्ज हम लेके चलते हैं, तो इफेक्ट तो दोनों का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना सीखेंगे, चार्ज निकालना सीखेंगे। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका चर्चा खूब करी थी। तो v इंटीग्रेशन E डॉट dr, है ना, माइनस साइन के साथ। लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से r, है ना, इन्फिनिटी से r। लिखो फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, डेरिवेशन पूरा डेरिवेशन करेंगे आराम से। अब लिमिट को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है, लिमिट को दो हिस्से में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे देखते हैं। मैं कहता हूँ, ये इन्फिनिटी से मैं कह सकता हूँ पहले मैं रेडियस तक आया, कहां तक आया, रेडियस तक आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया E डॉट dr, ठीक। फिर मैंने कहा उसके बाद मैंने रेडियस से अंदर की जर्नी शुरू करी स्फीयर के अंदर, तो कहां तक आया मैं, R तक आया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये सब सही चल रहा है ना, चलने दो फिर। और पहले वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे वाले में वो अलग अलग होगी। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे चार्ज की वजह से थी, और दूसरे वाले में जो आर के अंदर वाले चार्ज है वही बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुनते हैं ना, आराम आराम सुनोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये जर्नी इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरू करी थी हम लोग ने। जो अंदर रहेगा वही तो इसके ऊपर इफेक्ट लगाएगा। E2 और E1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि E1 और E2 में चार्ज की वैल्यू बदल रही है। जब मैं ऊपर यहाँ बैठा हूँ तो इस पूरे स्फीयर में जितने चार्ज है सारे सारे उसमें योगदान दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसके अंदर का चार्ज ही तो मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। भूल गए गॉस का नियम, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए E1 और E2 समझ में आया। चलिए करिए। अब जिसने E1 E2 का खेल समझ लिया उसके लिए चीजें बहुत आसान। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक मेरी हेल्प करनी है, आपकी नोट्स खोलनी है, उसके अंदर ढूंढना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ढूंढो, तो E2 मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग मैंने पढ़ाया है ना, मैं दोबारा से इतना लंबा डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, वहां मैंने पूरा डेरिवेशन करा हुआ है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। एक बार E2 मिल गया तुम कर लोगे। E1 तो तुम्हें पहले से पता है, वो KQ/R² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो जिसको नहीं आता उसके लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम। अब भाई इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अब तो याद कर लो। हाँ देखो, माइनस साइन बाहर रखो, लिमिट तो पता ही है इन्फिनिटी से R। E1 के लिए कोई टेंशन नहीं है, कैसे, क्योंकि सर पूरे चार्ज को हमें यूज करना है, सारे के सारे। जब हम सरफेस पे बैठे हैं, जब हम यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे तो सारे चार्ज हमारे पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, सारे चार्ज करेंगे। तो KQ अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, K टोटल चार्ज हमने कितना ले लिया, Q अपॉन हमने कितना ले लिया, R²। ठीक है, अब ये R² मैंने स्मॉल रखी है, लिमिट लगानी बाकी है अभी। जब लिमिट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पर क्या है, ये dr प्लस इस वाले केस में कैपिटल R से स्मॉल r। ये फॉर्मूला होता है KQ, ठीक है। अरे यहाँ Q दोनों सेम नहीं लिख सकते यार, Q1 Q2 लिख लें, या फिर अगर लिखें टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद है, मिला, KQR अपॉन कैपिटल R Q, ये फॉर्मूला हो। अगर टोटल चार्ज लेना है तो KQR अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर लिखना पड़ता है, ये जाएगा dr, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिल गया।
चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, के क्यू दोनों में कॉमन है, निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो बाकी। ठीक है, रेडियस देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर जहां लिखा हुआ है दिस इज अ कांस्टेंट, ये वेरिएबल होगा, इसमें गलतियां होती हैं। स्मॉलर क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर स्फीयर के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ये कांस्टेंट वैल्यू, इस पे इंटीग्रेशन काम नहीं करेगा, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल पे काम करता है। समझ में आया? तो इसमें आर टी आर वाला करना और इसमें वही वाला आर स्क्वायर है तो ऊपर आएगा -2 वाला करना है ना। तो इसमें के क्यू बाहर निकलेगा, इसमें के क्यू अपॉन आर क्यू बाहर निकलेगा, फिर इंटीग्रेशन घटा लो। ठीक है, करोगे कि हम फटाफट करके खत्म करें? मैं कर देता हूँ, देख देखो इसके अंदर आगे क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते तो हम लोग को लगता है कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। माइ इज इक्वल टू माइनस के क्यू को पूरे फॉर्मूले से बाहर निकालिए। ठीक है, पहले हिस्से में क्या बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन कहां से, इंफिनिटी से कैपिटल आर, प्लस यहां से क्या निकाल लिया हम लोग ने, 1 अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, के क्यूब बाहर चला गया पूरे फॉर्मूले में, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, आर डी आर, और लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल आर से। ठीक है, कितना आसान है। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला ही है, x की पावर n dx, क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, यही तो करना है पूरा। ठीक, दिया जाएगा माइनस के क्यू, अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा आर की पावर -2, और -2 प्लस 1 क्या होता है, तो रट गया होगा, क्या हो जाएगा, आर की पावर -1 अपॉन माइनस, और लिमिट कहां से, इंफिनिटी से कैपिटल आर। इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आर की पावर +1 है तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर अपॉन, और लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से। ठीक है, अब लिमिट भी अंदर ही पुट करो, बाद में निकालेंगे, माइनस के क्यू, ये क्या जाएगा, -1 अपॉन कैपिटल आई, माइनस को ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, कैपिटल और -1 अपॉन इंफिनिटी, और ये क्या होता है 0, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल दो, नंबर्स को बाहर निकाल लिया करो लिमिट पुट करने से पहले, नंबर का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने -1 को बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगा दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ पर बताओ, आर स्क्वायर था तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, बस ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, अब पूरे ब्रैकेट को खोल दो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, और ये माइनस खुलेगा, -1 अपॉन आर, ये 0 हो चुका है, तो ये 1 अपॉन आर -0 1 अपॉन आर ही होता है भैया, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आप इसको चाहे तो माइनस अंदर जाके इसको भी प्लस कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, फाइनल अरेंजमेंट क्या हो सकता है इसमें, अरे ये के क्यू इसके पास नहीं आया, अरे के क्यू भी तो जाएगा, के क्यू नहीं लिखा। ठीक है, अगर आप चाहें तो अभी भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर निकाल लीजिए तो ये क्या जाएगा बताओ, अगर माइनस के साथ निकाल दो तो -1 अपॉन आर, फिर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, फिर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर ये क्या 1 अपॉन 2 आर आ गया, -1 अपॉन आर, और ये प्लस जो है -1 अपॉन 2 आर, कर लो इसको, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फाइनली क्या दिखेगा आपको बताइए, फाइनल दिखेगा के क्यू 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये हो गया फॉर्मूला। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, कर लोगे ना, ये करके दिखाएं, ये भी करके दिखाएं क्या,
ये वो -1/2r है, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2 आ जाएगा। नहीं बच रहा, रुको करके दिखाते हैं, ये भी करके दिखा रहे भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, नहीं आता। माइनस के क्यू बाहर रखो, ये -1/r, ये -1/2r, और यहाँ पर ये प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, यही तो है ना भैया। देखो यहाँ एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, ये 2r आएगा एलसीएम, ठीक, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा -3/2r प्लस r स्क्वायर अपॉन, बाहर ले जाओ 2r क्यूब, बाहर लेके चले जाओ, तो क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, 2r क्यूब बाहर लेके जाऊंगा। जब मैं 2r क्यूब को बाहर लेके जाऊंगा तो देखते जाना ध्यान से, तो यहाँ पर क्या था 2r था, लेकिन मैं 2r क्यूब लेके चला गया, एक्स्ट्रा लेके चला गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा -3r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भैया जिसको समझ में अभी भी नहीं आया, सुनो ध्यान से, कॉमन लेना बहुत बेसिक कला होती है। 2r क्यूब ले गए, यहाँ 2r था, मतलब r स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके चले गए, तो जितना तुम एक्स्ट्रा लेके गए उतना मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया, ताकि जब इसको वापस के अंदर लेकर के आएंगे तो r स्क्वायर r क्यूब को काटेगा तो बचेगा r, वापस से 2r ही हो जाएगा, समझ में आया। ये बेसिक कॉमन लेने का एक तरीका होता है। अब यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, तो के क्यू अपॉन 2 का आर क्यूब, तो देखो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 3r स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस, आ गया फॉर्मूला, यही तो लिखवाया है मैंने, देखो 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक बेटा, नोट कर लो फटाफट। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, यहीं से प्रूव करेंगे अभी, ठीक है, एट सेंटर क्या 0 होगा, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहां से तुमको सीखने को मिलेगा कि पोटेंशियल एट सेंटर इज नॉट इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी, समझ में आया। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर, यहाँ ये 0 पुट कर दे भाई बस तुम, ठीक है, के क्यू अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब इनटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, तो आंसर विल बी 3/2 के क्यू अपॉन R, दिस इज योर पोटेंशियल एट सेंटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको, ठीक है, नोट कर डालो फटाफट। अब इसको फिर से रिलेट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर क्या होता है, पोटेंशियल एट सरफेस, तो यहां से एक रिलेशन समझ में आता है कि पोटेंशियल एट सेंटर, क्योंकि इस एमसीक्यू में तो ऐसे ही आते हैं ना, 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस का फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब ये चीजें वहां पे कहोगे सर ने पढ़ाई नहीं, सारी चीजें यहीं से आएंगी, बस आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, समझ में आया। आगे बढ़ जाए, चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तो यार कोई भी बता देगा, ये तो पता ही है ना आपको, पॉइंट चार्ज वर्सेस के क्यू अपॉन आर, समराइज ही हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट वाली बात इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आसान है ना। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टीपल चार्जेस हो जाएं तो पोटेंशियल निकालना, ये पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अब ये अंडरस्टूड सबके लिए है, क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे निकालना है, जितने भी उसके आसपास चार्जेस होंगे सबके वजह से निकाल लेंगे उस पॉइंट पे, फॉर्मूला एक ही है, के क्यू अपॉन आर। अब अगर मान लो कि Q1 और P के बीच की दूरी कितनी है, R1, कितनी है R1, Q2 और P के बीच में R2 है, Q4 में R4 है, Q3 में R3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यार, सिंपल है ना, के Q1 अपॉन R1 और प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि जो अपने को टेंशन लेनी पड़ेगी,
कि डायरेक्शन भी चाहिए। ये तो सबसे इजी हो गया ना कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, वेक्टर की जरूरत है नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करते जाओ। तो टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल निकालना है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और जितने भी होंगे आप कर डालो। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट पर अगर हजारों चार्ज हो, उनके से हमें पोटेंशियल निकालना हो तो कुछ मत करिए, एक एक चार्ज के लिए सॉल्व कर लीजिए और सबको जोड़ डालिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो समेशन के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, के तो सब में होगा, चार्ज बदलेगा तो क्यू आई अपॉन, और आई की वैल्यू कहां से 1 से लेकर के इसी कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक हम लोग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज भी बोल रहे हैं कंडक्टिंग बोल रहे हैं, क्लियर है कि सेंटर पे चार्ज जीरो होगा, इनसाइड चार्ज जीरो होगा, जितने चार्ज होंगे सब सरफेस पे होगा। ये फिगर भी बहुत अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर एट सेंटर क्या हो जाएगा आपका, माफ करना, एट सेंटर अगर हमें निकालना है तो r इज इक्वल टू 0, तो हमको पता है कि यहाँ पर एट सेंटर आपका पोटेंशियल जीरो होगा क्या, नहीं, सरफेस वाला होगा। देखो ये लिखा हुआ r लेस देन r पर kq अपॉन कैपिटल, अभी पढ़ के आया है ना, उससे फायदा उठाओ। क्या हो जाएगा, इनसाइड कहीं भी चले जाइए सरफेस वाला पोटेंशियल ही हर जगह पर पाया जाएगा। रटवार है बस, और कुछ नहीं, सब आपको आता है। फिर पॉइंट बी क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सरफेस के ऊपर है, मतलब कि इसी स्फीयर के रेडियस पे ही वो पॉइंट लाई करता है। तो ऐसे केस में के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया अपन ने, है ना। और पहला वाला क्या है कि कोई भी पॉइंट समझ लो बाहर लाई करता है, मतलब सेंटर से उसकी दूरी जितनी है वो आपके रेडियस से ज्यादा है। तो ऐसे केस में के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है कि नहीं, ठीक। सेगमेंट ऑफ रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें फिर से याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं अपन तो ये कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, एक रिंग का एक टुकड़ा होता है ना, एक पूरी रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक, जिस पर कुछ चार्ज होगा। मान लो यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं पता होता, हमेशा डेंसिटी पता होती है। ऐसे क्या पता होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने बेसिक मैथ में पढ़ा था आर्क, है ना। तो आर्क से ही आर्क लेंथ निकलती है। आर्क क्या होता है, वही बात हो गई, रिंग का एक टुकड़ा है तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ चाहिए होगी ना, डेंसिटी अगर पता है और चार्ज निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और ये लेंथ जब नहीं पता रहेगी तो अपन चार्ज कभी निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो आर की लेंथ तो जरूरत है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा सबटेंड करता है, तो अल्फा इंटू क्या कर देंगे, अल्फा इंटू ए करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू ए करेंगे तो आर्क लेंथ मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेंसिटी से, है ना, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड एंगल की बात करें तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, के लैम्डा इंटू अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये लिख डालो। अल्फा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पर इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं। लैम्डा क्या होती है, डेंसिटी। के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻। ठीक है, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। अब ये बताओ इसकी वजह से क्या होगा, इसमें लिखिए के क्यू अपॉन ए। ये क्या है, के क्यू अपॉन ए, अल्फा नहीं है, ए और अल्फा एक ही जगह रहता है। ए क्या है, रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो रहा है यार, ये देखो ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होगी कि नहीं होगी, तो दोनों रिजल्टेंट जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए टोटल क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एट सेंटर विल बी जीरो। ठीक, अब उधर सेगमेंट वाली बात है, अब वहां अल्फा अल्फा है तो 2 अल्फा हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें भी यही खेल कर दिया, आधे पर पॉजिटिव और आधे पर नेगेटिव, टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब केसेस हैं, डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट जितने भी लाई करते हैं वो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल जब सेम होता है तो कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। equipotential surface for a given charge distribution the plane or surface corresponding to the locus of all point having same potential। यही बोला ना मैंने, ये ऐसा सरफेस जहां पर जिस पर जितने भी पॉइंट लाई करे सब पर सेम पोटेंशियल हो तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा आपका, ठीक है। सो कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, अदरवाइज पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी हैव टू वैल्यूज, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल एग्जिस्ट करे, एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही पोटेंशियल हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि दो सरफेस इंटरसेक्ट करे, क्योंकि अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट करेगा तो एक सरफेस पे अलग पोटेंशियल, एक पे दूसरा पोटेंशियल, इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट तो आएगा ना जहां टकरा रहे हैं, और उस पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली ये वैसे देखा जाए तो गॉसियन सरफेस ही होता है, बस तुम लोग की खुशी के लिए हम बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, समझ में आया? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा आउटवर्ड निकलेगी। तो देखो जितने भी पॉइंट से ये टकराएगी वो सारे पॉइंट से परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? क्यों भाई, किसी भी सर्कल से कोई भी रेडियस, अगर आप रेडियस को आगे खींचोगे तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये पढ़ाई नहीं पढ़ा क्लास 10 में, एक थ्योरम है पूरा का पूरा। कहते हैं कि किसी भी एक सर्कल से अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, टैंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करता है, और कहते हैं कि अगर रेडियस को कनेक्ट कर दोगे तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। इसी से कंक्लूड किया जाता है कि जितने भी पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं वो सब अपने सेंटर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो मतलब रेडियस से कनेक्ट कर दोगे तो वो सब परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा सतह के परपेंडिकुलर रहेगी कि नहीं रहेगी? तो लिखा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते? रहेगा ही, ऑब्वियसली ऑप्शन ही नहीं है। सरफेस तो हमेशा, सरफेस कैसे बनता है, सारे बिंदुओं को जोड़ दोगे तभी सरफेस बनेगा, तो सारे पॉइंट ही परपेंडिकुलर हो जाएंगे रेडियस से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियस के साथ ही चलती है, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ। अंदर कब होगी, जब निगेटिव होगा, बाहर कब होगी, जब पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है, ठीक है, उसको मूव कर रहे हैं एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे किसी, लेकिन हमने जब मूव किया तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किया तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताइए? क्यों? मैंने पहले ही सिखाया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा ए और बी के बीच में तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं। अब ये जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज एट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? याद कर लो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वर्क डन और पोटेंशियल का देखो नेचर अपोजिट है कि नहीं है, है ना। किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। समझ में आया? तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सारी बातें हमने आपको बताई। कितने अलग अलग शेप के हो सकते हैं जरा देखेंगे, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। कितने अलग अलग शेप के हो सकते हैं देखो ध्यान से। अभी एक जो बनाया मैंने वो कौन सा बनाया था, ये वाला, यही तो बनाया था ना, स्फेरिकल, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए। उसमें पॉइंट चार्ज ही मैंने यूज किया था। फॉर अ पॉइंट चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग रेडियस के स्फीयर होंगे लेकिन उनका सेंटर सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो एक सर्कल, एक स्फीयर बनाया, उसके बाहर फिर एक बड़ा स्फीयर बना दिया, दोनों का सेंटर सेम लिया लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग, जैसा मैंने बनाया। जैसे एक सर्कल ये बनाया, इसका सेंटर ये है, और मैंने कहा इसी सेंटर से हमने एक दूसरा सर्कल बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रिक हो जाएंगे। बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का ये R2, ये हो गया R1। तो कहेंगे ये बाहर वाला और अंदर वाला एक दूसरे के कंसेंट्रिक है। क्या है? कंसेंट्रिक, मतलब उनके सेम ही सेंटर होंगे लेकिन दोनों के रेडियस अलग अलग होंगे। ऐसे स्फीयर सोचो तुम, ठीक है, क्योंकि हम स्फीयर नहीं बना सकते हैं इस सरफेस पे। तो स्फीयर क्या होगा, एक आपका पूरा कैनवस की बॉल होगी, उसके अंदर एक छोटी सी कैनवस की बॉल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं है? दोनों का सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस अलग अलग। ठीक, तो ऐसे ही सरफेसेस वो कहेंगे आपका पॉइंट चार्ज के लिए। आगे देखिए,
तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पैरेलल टू द ईच अदर, ये बहुत दूर से आती है तो कहते हैं प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे इस पे वो क्या होंगे, एक इस तरीके के रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी भी नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया बहुत लोगों को। अब देखो हम फिर से बना रहे हैं। एक चार्ज होता है, सुन ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक, बहुत दूर रखा हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकलती है, ठीक है, लेकिन जब बहुत दूर जाती है, जैसे यहाँ पे आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली धीमे 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 क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। वैसे भी इमिट भी एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन लार्ज डिस्टेंस ये कैसी दिखती है, किस तरीके की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब एक दूसरे के बराबर पैरेलल है। अब पोटेंशियल क्या होगा, मैंने क्या कितनी बार सिखाया हुआ, इससे जो दूरी है अगर बराबर है दो पॉइंट की, तो पोटेंशियल दोनों उस पॉइंट पर, उस दोनों पॉइंट पर बराबर होगा कि नहीं? फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R। Q तो यही है, ठीक, बहुत दूर है तो कह रहे हैं जितनी दूरी पर ये वाला बिंदु उतनी दूरी पर ये वाला बिंदु। हम सारे वो पॉइंट को जोड़ेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो अब हमें 3D बनाना है। 3D बनाएंगे तो एक ऐसे सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा? देखा जाए तो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये वो पेपर है जो सरफेस है, और इस पे जितने डॉट बना सकते हो बना लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सब जिस चार्ज के कारण है, एक ही चार्ज के कारण होनी चाहिए, मतलब कि यही ये चार्ज होगा क्यू, और यहाँ पर ये रखा है ये ऐसे पेपर, और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कट करके निकल रही है। समझ में आया? तो इस पेपर पे जितने भी पॉइंट होंगे उसकी दूरी इस क्यू से बराबर होगी कि नहीं होगी? तो फॉर्मूला तो एक ही है ना, KQ अपॉन, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट को तो एक पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो ये कैसा होगा, ये बताओ, एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल प्लेन, इसको एक रेक्टेंगुलर सरफेस को कहते हैं प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ क्या लिखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ही पोटेंशियल सरफेस कहते होंगे, एक पैरेलल प्लेन्स का कलेक्शन होगा। समझ में आया? ऐसे ढेर सारे पेपर लगाते जाओ तो वो सारे पेपर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, आगे ये क्या है, अगर एक वायर पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब ये बेचारा क्या करेगा, अपने से परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा क्या करेगा, एक रिंग शेप्ड में हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा कि नहीं करेगा? अभी इमेजिन थोड़ा करना पड़ेगा। अब ये बेचारा सिर्फ इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, एक जब भी करेगा तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज ये नहीं है। इसी प्रकार से ढेर सारी रिंग बनती जाएगी, उन सबका कलेक्शन एक सिलेंडर का फॉर्मेशन लेगा कि नहीं लेगा? तो एक सिलेंडर पतला सा बनेगा, फिर उसके बाहर और बड़ा, उससे बड़ा, सबका सेंटर सेम होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा आपका सिलेंड्रिकल आपके, या फिर कोई एक्सियल सिलेंडर आपके एक की पोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे। नहीं समझ में आया? पक्का? देखो नहीं आया जिसको, अब आखिरी बार सुनो, ये इतना अच्छा तो है। देख, अब मैंने कहा कि ये लेंथ है, ये फिक्स लेंथ है, ठीक, इसको बदलूंगा नहीं। मैंने कहा इस पूरे रॉड के ऊपर चार्ज है, ठीक है। मैंने कहा इस ये जो मैंने लेंथ थी 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक। 1 मीटर दूरी पर मैंने एक बिंदु रखा, उस पर जो पोटेंशियल होगा फॉर्मूला के हिसाब से KQ अपॉन RE होगा ना। अब मुझे बताओ, अब मैंने 1 मीटर इधर कर दिया, इस पर भी सेम पोटेंशियल होगा, ये इस एंगल पर यहाँ पर भी होगा। क्या मैं इस तरफ कर दूं तब भी सेम रहेगा, पीछे की तरफ कर दूं तब भी सेम रहेगा? कुछ समझ में आएगा? तो ये सारा कलेक्शन मिलकर के एक सर्कल बनाएंगे, और ऐसे ही हर जगह पर बराबर चार्ज, तो ऐसे करते करते आपके सर्कल बनेगा, उन सबको जोड़ देंगे, एक सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? अब मैंने कहा 1 मीटर को बढ़ा करके कितना कर दो, 2 मीटर कर दो। मैंने वो बढ़ा दी, ठीक है, 2 मीटर कर दी। अब 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर पीछे। तो अब ये जो 2 मीटर का सिलेंडर बनेगा, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखो जो 1 मीटर वाला पॉइंट था उसी के जस्ट सामने है दूसरा पॉइंट। समझ में आया? लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है KQ अपॉन R, तो KQ अपॉन 1 मीटर और KQ अपॉन 2 मीटर, दोनों पे पोटेंशियल देखो, सीधी सीधी बात है, जब दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल घटता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि ऐसे करके जो बनेंगे, ये सिलेंडर, एक देखो डॉटेड वाला एक छोटा सिलेंडर, पतला सिलेंडर, और उससे ऐसे ही करते करते कंसेंट्रिक, क्या बोल रहा हूँ, कंसेंट्रिक सिलेंडर बनेंगे।
ऐसा सिलेंडर जब अलग अलग रेडियस हो लेकिन सबका सेंटर सेम हो तो सिर्फ कंसेंट्रिक सिलेंडर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इतने ही 3 केसेस होते हैं, 3 ही पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, हैं पढ़ते रहो, ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, रिलेशन क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट की बात की जाती है। ठीक है, बहुत डिटेल में ग्रेडियंट के बारे में चर्चा तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना आपके सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेडियंट ऑफ V, तो ग्रेडियंट कहते हैं, सिंबल क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ V, यही रिलेशन होता है। इसको और लिखने का क्या तरीका होता है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, ऐसे। ठीक, V के ऊपर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ग्रेडियंट उस चीज को बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर करेंगे तो ग्रेडियंट को, अब मैथ में जो बच्चा पढ़ेगा उसको पता रहेगा आगे चल करके, तो ग्रेडियंट से डिफरेंशियल को रेट ऑफ चेंज की बात करता है। ठीक है, अब ग्रेडियंट जब बात करता है तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करता है और तीनों एक्सिस में बात करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब हम पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों? पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड तीनों के हिसाब से होता है, तो हम यहाँ आर लिखते हैं, इसीलिए आर से हमारा अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना पड़ेगा तो अपन उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अब हमें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है भी, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी में लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक, और हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेडियल फील्ड। इस बात को जितनी जल्दी रट जाओ उतना अच्छा, समझ के रटोगे तो और मजा आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है। और कितनी बार दिखाया है कि सेंटर पे पॉइंट चार्ज होता है उससे हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में ही होता है, इसी कहते हैं रेडियल फील्ड। समझ में आया? ठीक, लिख लीजिए नोट करके। अब ये बोल तो दिया ही है, क्या ही नोट, क्या है भैया? V is a scalar quantity, but gradient of V is vector quantity। ठीक है, अगर हमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर i कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशियल, वैसे इसे पार्शियल से डरने की जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका नॉर्मल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, याद रखना। ठीक है, हायर पोटेंशियल हाँ ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो, ये लिखवा दिया था इसलिए। अगर V कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। ठीक है ना? चलिए अगली क्लास में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हम लोग ने पोटेंशियल भी पूरा कवर कर लिया है और इसके बाद शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद डाइपोल। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है? पूरा चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, जैसे ही डाइपोल पढ़ लेंगे फिर सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डाइपोल, बस डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिक टॉपिक है, बाकी सारे आपके खत्म हो गए। तो
तो आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 खत्म होने वाला है। ठीक है, 2 सेशन में खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQ करेंगे। ठीक है, ढेर सारे PYQ करेंगे, नीट के ऊपर कर लेंगे। ठीक है, और ये चीज कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।